नमस्कार। बात 25 से मैं आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इकोनॉमी की। भारत के वित्तीय क्षेत्र में, व्यापार और इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। पहले हमने एक चर्चा की थी जो 1991 से लेकर के आगे तक की एक तुलनात्मक बातचीत थी जो कि भारत, चीन और अमेरिका के प्रति परिप्रेक्ष्य में थी कि तीनों में तुलनात्मक रूप से उस कालखंड में 1990 से लेकर के 2020 तक क्या हो रहा था। तो आज थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलना यूँ आवश्यक है कि 1991 में 1991 में जो परिवर्तन हुए वो एक मजबूरी के कारण थे कि जो सोशलिज्म का मॉडल जिसमें सरकारी क्षेत्र और सरकारी कंपनियां अपना मुख्य रोल निभाती थी, उन्हें मुख्य भूमिका दी गई थी देश की प्रगति में, इकोनॉमिक क्षेत्र में, और ब्यूरोक्रेट यानी कि बाबू लोग सरकार के अफसर डिसाइड करते थे कि देश में कितना स्टील बनेगा, कितना अनाज उत्पादन होगा, कितना कपड़ा बनेगा, क्या इंपोर्ट होगा, क्या नहीं इंपोर्ट होगा। तो उसका पूरा का पूरा जो उसकी जिम्मेदारी थी वो सरकार के पास में थी। एक सोशलिस्ट मॉडल था जिसको भारत की स्वतंत्रता के बाद ही उसको पसंद किया गया, उसको लागू किया गया। क्योंकि देखिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री सोशलिज्म को पसंद थे। वो हार्वर्ड लेस्की के ब्लू आइड बॉय थे, तो वो ही उन्होंने देश में स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन एक मजबूरी में आकर के जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस खड़ी हो गई, जब देश के पास में दूसरे जो पैसे लिए थे, जो भुगतान करने की परिस्थिति गड़बड़ हो गई थी, तब एक मजबूरी में, इस मजबूरी में उस सोशलिज्म के चोले को, उस सोशलिज्म को उतारना हमें पड़ा। जबकि ये जो दूसरे देशों में जो परिवर्तन हो रहे थे उससे हमने सीखा कुछ नहीं। जब चाइना में माओ जब थे, जब तक तो वामपंथ का ही वो ही सरकारी पूरी तरह से परिवर्तन चलता था। लेकिन उनके बाद में देंग ने 1978 के आसपास में उन्होंने विदेशों के दौरे करने शुरू किए और समझने की कोशिश की कि चाइना में और विदेशों में, खासतौर पर अमेरिका में और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या परिवर्तन है। और उस परिवर्तन के कारण जो है उन्होंने एक शुरुआत की, एक नई शुरुआत की, जिसमें चाइना के जो डेलीगेशन थे वो विदेशों में जा रहे थे और उन्होंने 50 कंट्रियों की, उन्होंने जो है ना देशों की उन्होंने यात्राएं की, जिसके अंदर थाईलैंड भी था, चाइना भी था, सिंगापुर भी था, अमेरिका था, कनाडा था, फ्रांस था। यानी कि वो समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हम तो समझाए थे। भारत में समझ की तो बहुत बड़ा पोटला है हमारे पास में। तो हमने तो इस तरह के कोई वो परिवर्तन जो चीन जो कर रहा था उसको हम देख नहीं रहे थे। जो परिवर्तन वो दौर था जबकि हमको यहाँ पे IBM को भगाया जा रहा था और गरीबी हटाओ के नारे उस दौर में लग रहे थे। तो हम तो गरीबी हटाओ के नारे लगा रहे थे। तो एक तरह से देखिए कि चीन तो उस समय बिहार की परिस्थिति में था, लेकिन ये एक इसको तुलना के रूप में देख लेते तो चीन जो जाके कोशिश कर रहा था अमेरिका में, यूरोप में, कैपिटलिस्ट कंट्री में, कि वहाँ कैसे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक तरह से इस पूरे समय में, मतलब इस 40 वर्ष में, चीन तो दुनिया की फैक्ट्री बन गया और हम खड़े देखते रह गए, क्योंकि हमको तो फैक्ट्री बनना ही नहीं था। हमें तो उद्योग धंधों से, हमारे राजनेताओं को, हमारे कलाकारों को, हमारे देश के बुद्धिजीवियों को तो गाली देने की आदत है, उद्यमियों को। भाई पहले टाटा बिरला को गाली पड़ती थी, बाद में अडानी अंबानी को पड़ने लगी है। अब एक विशेष परिस्थितियों में सिर्फ अडानी को पड़ती है, उसी के ऊपर सारी गालियां पड़ रही हैं।
जबकि जब हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं 1991 की बात कर रहे हैं, तो अडानी ने तो अपना कारोबार जो है वो 1988 के आसपास में आरंभ किया था। उससे पहले तो वो जो है वो बंबई में डायमंड सॉर्टर का काम कर रहे थे और बहुत ही कम उम्र के अंदर वो जो है वो करोड़पति बन गए थे। तो उसमें किसकी मदद की थी? लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि देश में आज इस बात पे जो है ना वो गाली गलौज हो रही है कि भाई देश की सरकार अगर वो कर रही है तो कि वो व्यापारियों का समर्थन क्यों करती है, वो व्यापारियों को बाहर जो है ना क्यों ले जाती है। तो अमेरिका और इंग्लैंड और दूसरे देशों से जो भारत में डेलीगेशन आते हैं उसमें व्यापारी नहीं आते, सब देश की सरकारें अपने व्यापारियों को आगे बढ़ाती हैं, उनको दूसरे जैसे काम करने के अंदर जो पॉलिटिकल लिवरेज होता है, एक कंट्री का दूसरों पे जो प्रभाव होता है उसका इस्तेमाल करके वो अपने व्यापारियों को दूसरे देशों में काम दिलवाती हैं। तो इससे उनको फायदा होता है, उनके रोजगार बढ़ते हैं, उनके टैक्स रेवेन्यू बढ़ती है, उनका प्रभाव दूसरे देशों में बढ़ता है और दूसरे लोगों को सीखने समझने की उनको कोशिश मिलती है। लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं भाई, हमें तो व्यापारियों को गाली देने की किसी भी प्रजातंत्र देश में ऐसा रोग नहीं है जैसा कि रोग भारत में लंबे समय तक लगा हुआ है। तो इस रोग का, इस सोशलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जो है वो भारत में, ये बहुत ही कड़वी बात है लेकिन बिहार है। बिहार जो 1 रुपये का जो इकोनॉमी क्रिएट करता है 7 रुपये उसमें लेता है। लेकिन बिहार के लोग कभी कर्नाटक जाकर नहीं समझेंगे, महाराष्ट्र जाकर के नहीं समझेंगे, गुजरात वो कभी जाएंगे ही नहीं, तमिलनाडु नहीं। यानी कि इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी कैसी नीतियां चल रही हैं, क्यों बिहार का मजदूर सारे देश के अंदर मजदूरी करने जाता है, क्यों बंगाल से पढ़े लिखे लोग भाग रहे हैं, इस पे तो कभी बात होगी नहीं। तो हम फिर लौटते हैं भारतीय इकोनॉमी की तरफ और उस पे थोड़ी सी ये जानते हैं कि पूरा परिप्रेक्ष्य ये है कि 1970 के आसपास में तो गरीबी हटाओ के नारे चल रहे थे और एक अफरा तफरी का माहौल था। 70 के दशक में आंदोलन हो रहे थे। कुछ दिनों पहले एक बातचीत में सुना कि बड़े बड़े पत्रकार लोग बड़ी परेशान हैं कि जन आंदोलन क्यों नहीं हो रहे। भाई जन आंदोलन हुआ था, नवनिर्माण आंदोलन भी हुआ था और जेपी का आंदोलन भी हुआ था। जेपी के आंदोलन के सारे चेहरे बिहार के अंदर, यूपी में राज करते रहे। तो बिहार की क्या हालत है, क्या उसको जन आंदोलन का एक कारण उसका मान लिया जाए? यानी कि देश की समस्या जन आंदोलनों से जो है वो उनको समझा जाएगा और उसका फिर समाधान निकलेगा। ये एक आइडियोलॉजिकल जो है ये ऑब्सेशन है, ये रोग है जो हमारे देश के बुद्धिजीवियों में है। तो अब हम भारत की ही चर्चा कर लेते हैं। परिप्रेक्ष्य तो ये है, जब चाइना से कंपैरिजन किया जाता है कि चाइना से इतना इंपोर्ट क्यों हो रहा है, भारत जो है वो चाइना से इतना सामान क्यों इंपोर्ट कर रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो उसमें लोग कहते हैं कि भाई क्यों 15% बढ़ गया, सरकार जवाब दे। भाई देश की इकोनॉमी को जरूरत है उस बात की, लेकिन वो एक अलग विषय, उस पर बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो आज हम यही देखते हैं कि 1960 में भारत का क्योंकि आगे हम ट्रिलियन US डॉलर इसलिए ले रहे हैं कि आगे जब कंपैरिजन करेंगे दूसरे देशों से तो यही जो है वो यूनिट काम आएगी कंपैरिजन करने में। और अब आप देख लें कि 1 ट्रिलियन US डॉलर का मतलब होता है 88 लाख करोड़ रुपए, 82 लाख करोड़ रुपए आज की जो डॉलर और उसकी वैल्यू है उसके आसपास में। तो जब देश आजाद तो 47 में हो गया, सोशलिज्म की चद्दर ओढ़ के देश हो गया कि सोशलिज्म सब देश सब बराबरी ले आएगा, सारे दुनिया में क्या हो रहा था हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमने तो सोशलिज्म की चद्दर ओढ़ ली थी। दूसरे लोग सोशलिज्म की चद्दर को त्याग रहे थे, वो हमने देखा नहीं। चीन ने तो वामपंथ की जो काला कंबल है उसको उतार फेंका, उसको येलो सी में उतार के फेंक दिया। तो अब आप ये आंकड़े देखें कि 60 के अंदर 1960 में GDP जो थी वो 0.0
37 ट्रिलियन यूएस डॉलर की थी 1960 में। और फिर वहां से सीधे के सीधे आ जाते हम 1987 में, 1987 में आ जाते हैं 1991 के आसपास। इस परिस्थिति क्या थी? तो हमारी जीडीपी कितनी थी? 0.83 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और उसके आसपास ही रही। 92 में भी उसके आसपास ही थी, क्योंकि 92 में परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात कुछ नए कारखाने खुल जाएंगे, रातों रात कुछ उत्पादन हो जाएगा, उसमें समय लगता है। तो इसका जो प्रभाव है जो देश की इकोनॉमी पे, वो नजर आना शुरू हुआ 1997 में, जबकि जो इस 10 साल में अब 0.423 ट्रिलियन यूएस डॉलर की भारतीय इकोनॉमी बन गई। और 2002 में भी वो प्रोग्रेस थोड़ा सा समझिए कि 10-15% बढ़ करके वो पहुंच गई 0.523 ट्रिलियन यूएस डॉलर में 2002 में, यानी कि हम करीब 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो चाइना तो उस समय तो बहुत आगे निकल गया था। उस दौर में 78 में उस समय चाइना और भारत 70 और उसके दशक में बराबर थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने वामपंथ का काला कंबल त्याग दिया, उसको येलो सी में फेंक दिया, हमारे देश के प्रबुद्ध जनों ने, हमारे देश के नीति निर्धारकों ने, हमारे देश के बाबू लोगों ने, हमारे देश के हजारों एग्जाम पास करके प्रचंड ज्ञान प्राप्त करके वे गुरु घंटालों ने इस परिवर्तन को देखा नहीं कि चीन क्यों परिवर्तन कर रहा है, क्या जरूरत आ रही है, क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने तो सोशलिज्म का कंबल ओढ़ रखा था, जो कि हमने 91 में थोड़ा सा खिसकाया। पूरी तरह से 91 में जो इस तरह से नए व्यापारी और नए संस्थान और नियम कायदे कानून आज तक बदल रहे हैं, 2014 के बाद में बहुत सारे नियम कायदे कानून बदल रहे हैं, जिसके कारण भी उद्योग और व्यापार में उस तरह की तरक्की हो नहीं पाई, क्योंकि वो पॉलिसी बदली है लेकिन निर्माण तो वही रहा। लाइसेंस परमिट कोटा राज कम जरूर हो गया, लेकिन पूरी तरह से खत्म तो हुआ नहीं। चलिए, वो खत्म होगा भी नहीं, वो आज भी है किसी न किसी रूप में, लेकिन पहले से क्षीण जरूर हुआ है। तो अब 2007 में जाते हैं तो हमने 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को पार कर लिया, यानी कि 50 साल लगे हमको 50 साल लगे 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के आगे आने में, हमको 50 साल लगे। जबकि चीन कहां पहुंच गया, फिर कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे। और 2012 के अंदर फिर हमने आगे तरक्की की, हमने करीब 1.8 यानी कि 1.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम पहुंच गए 2012 में। अब 2012 के कालखंड के बाद में 14 के बाद खंड में तो हमारे विशिष्ट प्रकार के बुद्धिजीवी हैं, जो कि राजनीतियों से ज्यादा प्रेरित होते हैं, जिनको वास्तविकताओं से कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं कि देश खड्डे में जा रहा है। तो देश खड्डे में जा रहा है, उसका प्रथम कारण तो ये होना चाहिए कि देश की इकोनॉमी खड्डे में जा रही है। वो कह रहे हैं कि रोजगार कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। भाई, महंगाई तो हमेशा से बढ़ती रही है, उस महंगाई पे अलग कभी बातचीत करेंगे। तो 2017 में हमने करीब 2.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बन गए। तो यानी कि 7 से हम डबल से भी आगे निकले। 2007 में जो परिस्थिति थी, हम उससे डबल में पोजीशन में आगे, उससे दुगनी स्थिति में 2017 में आ गए, और फिर उससे आगे निकल गए 2022 में, जो कि 3.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इसमें छोटी मोटी हो सकती है, ये सब आंकड़े पर आधारित हम बात कर रहे हैं, हवाबाजी हम नहीं कर रहे। तो चीन का फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर ये भी बात समझाएंगे कि भारत को चीन से सामान लेने की क्या मजबूरी है, क्योंकि भारत के उद्योग रॉ मटेरियल अधिक से लेता है। अमेरिका के साथ में भारत का जो है, जब फिनिश गुड जाता है, वो उसका बैलेंस ठीक है। चाइना से रॉ मटेरियल आता है, इंटरमीडिएट कंपोनेंट आते हैं, तो उसके कारण हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ है।
वो रातों रात ठीक नहीं हो सकता, हम उसको बंद नहीं कर सकते। बहुत से बड़े बड़े नेता हैं जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे हैं, IIT वगैरह में भी गए हैं, बहुत सारे हार्वर्ड में भी गए हैं, दुनिया भर की पढ़ी है, वो ये कहते हैं बंद कर दीजिए। तो बंद कर दीजिए, तो देखिए चाइनीज वो जो है वो चीन आज वामपंथ के काले कमल को त्याग के उसको छोड़ करके देश की दुनिया की सबसे बड़ा फैक्ट्री बन चुका है। अगर देश में सबसे बड़ा कोई बिजनेस हाउस है तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है। ये परिवर्तन है, लेकिन हमारे देश के राजनेताओं में तो व्यापार और व्यापारियों को लेके गाली गलौज चलती रहती है। हम चाहते नहीं है कि अब आप देखिए एप्पल एक कंपनी है, उसकी जीडीपी भारत की जीडीपी से थोड़ी ही कम है, तो क्या इस तरह की कंपनी हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। उसमें समय लगेगा, उसमें सरकार को भी कुछ करना होगा, बहुत कुछ करना होगा, और लोगों को भी अपना नजरिया बदलना होगा। जो टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी भाई? उन लोगों ने व्यापारियों को कलकत्ता की सड़कों पर नंगा दौड़ाया है, और वो ही लोग उनके चेले चाटी आज उसी तरह का नारा लेकर चल रहे हैं। वास्तविकताओं से उनका कोई मतलब नहीं है। तो हम इस आंकड़ों के आधार पर देख सकते हैं कि हमने जो सोशलिज्म का चोला आजादी के बाद था 19 उसको हमने पूरी तरह से हटाया नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे तंत्र, वो जो इंस्पेक्टर राज था वो मौजूद था, कानून बदले नहीं थे, वो आज तक भी बदले जा रहे हैं। तो ये भारत में जो परिवर्तन है उसका दौर आगे चालू है। बहुत सारे हमारे विशेष विद्वान और कलाकार लगातार कहते रहते हैं कि देश खड्डे में जा रहा है, तो ये उनकी खोखली नारेबाजी है, किसी तथ्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि नारेबाजी और कहानीबाजी और गप्पबाजी में उनका कोई आवश्यक होता ही नहीं है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो भारत की जीडीपी के आधार पे, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे 1960 से लेके 27 में कहते हैं कि 53 वहां तक चली जाएगी। कम से कम जो 12 की पोजीशन है उससे 3 गुना के आसपास में आ जाएगी 2027 में। तो ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।